जय हिंद साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम हो ही गया होगा कि मैं आपके लिए सेट करा रहा हूँ बीपीएससी का, यानी बीपीएससी टीचर संबंधित यानी टीचर से रिक्वायरमेंट जो इंटरेस्ट एग्ज़ाम हो रही है बीपीएससी द्वारा जो लिया जा रहा है उसका सेट लेकर के मैं आ रहा हूँ। और बहुत ही सेट कारगर, आपको विश्वास हो गया होगा अभी तक। हाँ, बहुत साथियों का ये कमेंट आया है कि हिंदी इंग्लिश, देखिए साथी, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि मैं बाइलिंगुअल ही बताता हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। रही बात तो आज का जो सेट है, तो आज का सेट कंप्लीट आपका जो है क्या कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ बाइलिंगुअल ही बताने का। जहाँ पे अगर कुछ चूक हो जाए, अगर नहीं बता पाऊँ, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपके, यानी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे दंड दे सकते हैं, और दंड में आपका ये है, आपका ये दंड मुझे स्वीकार है कि आप ज्ञान का यूट्यूब चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ये आपके तरफ से जो मुझे मिलेगा दंड, ये मुझे स्वीकार है, राइट। तो 6 सेट तक आपके पास जा चुका है, ये आज आपका 7वां सेट है। कंप्लीट आप तक 8 बजे में पहुंच रहा है। ईमानदारी से सेट प्रैक्टिस कीजिए। इस बार आपको शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये इस बार एकदम फुल एंड फाइनली आप क्रैक एग्ज़ाम कर रहे हो, इसमें कहीं से 0.0001% भी डाउट नहीं है। ठीक है, सेट कंप्लीटेड है, सेट परिपूर्ण है। जितना एग्ज़ाम पूछेगी उससे कई गुना क्वेश्चन कराया जा रहा है और उससे अच्छा लेवल कराया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, कंसेप्ट के साथ। आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए पूरा डिम हो गया, मैं तो और काला से और काला हो गया, डिप काला हो गया। नहीं दिख रहे हैं ना हम, तो हम लगता है एकदम टी शर्ट की तरह ही ब्लैक हो गए। चलिए कोई नहीं, काला गोरा से मतलब नहीं है, जो जैसा है बेहतर है। बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको जो है सिलेक्ट होने से मतलब है सामने वाला ब्लैक डायमंड है या कोल्ड डायमंड है या ग्रीन डायमंड है, ये इस पर निर्भर नहीं करता है। जो सामने वाला आपको बता रहा है वो कारगर है या नहीं है, कंसेप्ट है या नहीं, क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये महत्वपूर्ण रखता है। मेरे रंग पे नहीं जाइए, ठीक है, मेरे रंग पे नहीं जाइए। भले आपको डाउट हो रहा होगा कि हम ब्लैक हैं, तो आप सही हो, हम ब्लैक हैं ही, डाउट नहीं है। चलिए आइए, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, यानी साउंड वेव जो है किस में ट्रेवल फास्ट करता है, तेजी के साथ करता है। यानी कह रहा है क्या, ध्वनि तरंग जो है तेजी के साथ किस में ट्रेवल करेगा, तो याद रखिएगा ध्वनि जो है सॉलिड्स में तेजी के साथ ट्रेवल करेगा, याद रखिए। और वैक्यूम में नो ट्रेवलिंग करेगा, यानी वैक्यूम में साउंड जो है ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है, साउंड वेव ट्रेवल करता है फास्टेस्ट किस में, सॉलिड्स में करता है। तो ये आपका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन जो आपको डिजाइन किया हुआ है ना जी साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया गया है। आपको इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को भी देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखे हैं तब पता चल पाएगा कि हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है या नहीं है। इसलिए आप देखिए क्वेश्चन का बिल्कुल दायरा जहां तक बीपीएससी जाती है, मैं उन सारे क्वेश्चन को, प्रश्नों को टच कर दिया हूं। ठीक है ना, इसलिए आप घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है। अगर आपने ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये जिम्मेदारी मेरा है, ज्ञान घर टीम की जिम्मेदारी है कि आपको बेहतर और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत टीम मेहनत करते हैं। ठीक है ना, हमारे विद्यार्थी है, और जो आपके लिए बहुत अच्छा डिजाइन भी करते हैं वो विद्यार्थी हैं। अंकित, शुभम दिन रात आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन दिया जाए जो आप लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए के प्रति वो चिंतित है, जो आपके लिए बेहतर कर सके। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स। मतलब ह्यूमन में, मानव में जो है नेत्र में, यानी जो है मानव नेत्र में इमेज कहाँ बनता है, तो आप याद रखिएगा कहाँ बनता है, मानव आँख में रेटिना पर इमेज बनता है। ठीक है, रेटिना पर इमेज बनता है, ये याद रखिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो किसकी भांति होती है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की भांति होती है। किसकी भांति होती है, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए ये याद रखने की बात है, क्लियर। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। अगला प्रश्न है, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाई, तो डेंगू फीवर किससे होता है, तो याद रखिए सबसे पहले तो आपको पता होगा कि डेंगू फीवर जो है
मॉस्किटोज से फैलता है, ठीक है, मॉस्किटोज से फैलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। फ्लेविस रेबो वायरस का नाम है उसमें, यानी मॉस्किटो जो है एक वायरस डेवलप करता है, उसका नाम है फ्लेविस रेबो वायरस, यानी जिसमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए। तो आप याद रखिएगा आरएनए कंटेनिंग आर्वो वायरस ये मॉस्किटोज है जो डेवलप करता है। यानी डेंगू फीवर जो होता है किसके कारण होता है? मॉस्किटोज के कारण तो होता ही है। किस? फीमेल एनाफिलस, फीमेल यानी मॉस्किटो जो होता है वो जेंडर भी बात अगर पूछा जाए तो फीमेल होगा। दूसरी बात, उसमें जो कौन सी वायरस डेवलप किया, उसने वायरस डेवलप किया जो, बोलिए, फ्लेवियो अरबिस, यानी जो वायरस का नाम है याद रखिएगा फ्लेवी अरबियो, यानी वायरस का नाम है फ्लेवी अरबियो या अरबो वायरस। ये सिंपल सी बात याद रखिए। जो डेंगू फीवर जो होता है वो आरएनए कंटेनिंग अरबो वायरस होता है, ठीक है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत लोगों ने आंसर, यानी विद्यार्थी तो गलत किए ही किए, साथ ही साथ जो आंसर इसका बताए, यानी बीपीएससी तो बहुत पहले ही आंसर, यानी क्या कहते हैं, अभी तो क्विक आंसर दे रही है, यानी क्वेश्चन के बाद 3 घंटा 4 घंटा बाद आंसर अपलोड कर दे रही है। जिससे इससे पहले जो आंसर दिया गया इसमें थोड़ा गलत डीएनए कंटेनिंग दे दिया गया था, यानी आरएनए कंटेनिंग आर्बोवोरस, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले बार जो बीपीएससी में जो प्रश्न में जो गलतियां हुई, आंसर प्रूफ के साथ ज्ञानकर यूट्यूब चैनल से ही दिया गया था, बाकी और कोई चैनल नहीं दिया था, ठीक है। चलिए, आइए, द मिसिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, उसको क्या बोलते हैं? यानी मिसिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, यानी पक्षी और रेप्टाइल जो रेंगने वाला है उसके बीच एक संबंध, रिलेशन है, वो जो मिक्सिंग है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मिसिंग है, उसको कहते हैं आर्चियोपेटेरिक्स। क्या कहते हैं? आर्चियोपेटेरिक्स। आर्चियोपेटेरिक्स का एक कॉमन नेम भी है, क्या है? एक कॉमन नेम भी है जो जर्मन नेम है, क्या जर्मन नेम है? ऑर्बोजिया कहता है इसको, क्या बोलते हैं? ऑर्बोजेल, जर्मन नेम है ऑर्बोजेल। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्या पूछ जाए, आर्चियोप्टेरिक्स जो है इसका कॉमन नेम भी क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑर्बोजेल कॉमन नेम होता है, ऑर्बोजेल कॉमन नेम है ये, ठीक है। ये जर्मन नेम है, क्या है? जर्मन नेम है, यह याद रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है? जर्मन नेम है, और जर्मन नेम इसका नाम पड़ता है प्राइमेवल बर्ड्स भी बोल सकते हैं इसको, प्राइमेवल बर्ड्स। यानी आपका, यानी जो है आर्चियोप्टेरिक्स का कॉमन नेम ऑर्बोजेल है, जिसको हम लोग जर्मन में प्राइमेवल बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमेवल बर्ड्स, यानी पहले का बर्ड्स, यानी ये आप कह सकते हैं डायनासोर के ही मुताबिक तुलना में ही कंपेरिजन कर सकते हैं आप, राइट। चलिए, आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। द नोट्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, ये देखिए याद रखिए, ये नोट्स ऑफ रेनवियर जो है ये आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्व सेल में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे पाया जाता है? तो एलोंग द एक्सॉन, यानी एलोंग एक्सॉन के साइड तरफ पाया जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है किसमें? एक देखिए, एक्सॉन कुछ इस तरह से होता है ज्वाइंट, ये गैपिंग जो होता है ना, गैपिंग, ये जो बना होता है ये माइलिन शीथ का बना होता है। क्या होता है बना? माइलिन शीथ का बना होता है, यानी गैप और माइलिन शीथ के बीच जो स्पेस होता है उसी को हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, ये याद रखिएगा। और जो पाया जाता है सिचुएटेड होता है एलोंग द एक्सॉन, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यानी आप अगर कंप्लीट देख लेंगे सेट जो मैं करा रहा हूं, बहुत अच्छा सेट है, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको डाउट आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड्स एंड रेडियस ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कह रहा है क्या कि स्पीड और रेडियस, सर्कुलर पाथ है, जो स्पीड है v है, और रेडियस जो है मान लेते हैं ये r है, ठीक है, बहुत अच्छा। सर्कुलर पाथ r डबल, कह रहा है क्या कि पहले जो सर्कुलर पाथ है, जो कोई चीज़ है, कोई घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी स्पीड कितनी है? v है, और उस सर्कुलर पाथ की त्रिज्या कितनी है? r है, बहुत अच्छा। चलिए आगे क्या करा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विल बी, अब आपसे पूछ रहा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, मतलब कह रहा कि इफ द स्पीड ऑफ रेडियस, मतलब चाल और त्रिज्या जो है, सर्कुलर पाथ में चाल हमारा v है, त्रिज्या हमारा r है, कह रहा है क्या कि उस समय मैग्नीट्यूड बताइए, क्या बताइए? उस समय मैग्नीट्यूड बताइए जब यानी उस समय सेंटीपिटल का मैग्नीट्यूड बताइए जब रेडियस को डबल किया जा रहा है और स्पीड को भी डबल किया जा रहा है। तो यह याद रखिए, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटीपिटल, राइट। चलिए, अब यहां पे आपसे प्रश्न कह रहा है कि वेलोसिटी भी डबल और रेडियस भी डबल, तो कर दीजिए, पुट करिए यहाँ पे। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो होता है आपको क्या है, वेलोसिटी डबल तो 2v का स्क्वायर, और रेडियस भी डबल तो 2r का, 2r हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 यानी 4v स्क्वायर। सो
2v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, सॉरी 4v स्क्वायर बाई 2r। तो अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 2v यानी 2v स्क्वायर बाई r। तो इसको तो आप सेंटीमीटर कह ही सकते हो, तो कितना टाइम्स बढ़ गया, तो आप कहोगे कि डबल हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, डबल। फॉर्मूला याद रखिएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। और आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई सर्कुलर पथ यानी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो उसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। यानी अगर डिस्टेंस पूछ दे तो डिस्टेंस बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। क्या होगा 2 पाई आर। यहीं पर अगर मान लीजिए कि यहाँ से चलने में यहाँ तक टाइम लगता है टी, अगर आपसे स्पीड पूछ दे कि स्पीड क्या होगा, तो स्पीड जानते हो आप क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे आप 2 पाई आर बाई टाइम हमारा है, ये हमारा स्पीड दे देगा। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है बिल्कुल कंसेप्ट आधारित पूछ रही है, रट्टाफिकेशन वाली नहीं पूछ रही है। ठीक है ना, आप एग्जाम दिए होंगे तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। अगर एग्जाम नहीं दिए होंगे तो आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो क्वेश्चन देखने से भी आइडिया लगा होगा कि प्रश्न जो बीपीएससी पूछती है किस आधार पे पूछती है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं। और वन डे जो एग्ज़ाम होती है जिसके आधार पे सोचिएगा, तो उस आधार पे नहीं, ये वे ऑफ टीचिंग, यानी आप जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो। पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पढ़ा पाओगे। ठीक है ना, तो बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही है अकॉर्डिंग टू टीचिंग लाइन के लिए, टीचर के लिए, तो वो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है ताकि डेप्थ आ सके, यानी जो सिलेक्ट हो उनके अंदर थोड़ी क्वालिटी आए, क्वालिटी झलके। और जो चीज़ आप लोगों में बिल्कुल झलक रहा है, आप भले हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपकी एक्टिविटी और आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी एग्रेसिव क्या कहते हैं चिंतन थिंकिंग के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि आपके प्रति एबिलिटी योग्यता बहुत अच्छी है। आप जब स्कूल ज्वाइन करोगे, टीचर बनोगे, तो बहुत अच्छे शिक्षक बन करके उभरोगे। राइट, चलिए आइए अगला प्रश्न आता हम लोग। टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड। ठीक है, यानी डिफरेंट स्पीड्स है फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। बताइए मुझे, हॉरिजॉन्टली जा रही है और सेम बुलेट से है। ठीक है, सेम प्लेस से है, तो इसका मतलब जो दूरी होगा हमारा सेम होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो है ग्राउंड को स्ट्राइक जो करेगा साइमल्टेनियसली इक्वल टाइम में करेगा, इक्वल टाइम में करे, दोनों एक ही साथ पहुंच जाएगा। ठीक है, बोथ विल रिएच साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली संभवतः, ठीक है ना, स्ट्राइक कर देगा ग्राउंड पे ही। यानी आपका हाइट क्या हो जा रहा है, यानी डिस्टेंस हमारा सेम हो जा रहा है, डिस्टेंस हमारा सेम हो जा रहा है, तो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। चलिए आइए अगला समझ में हम लोग क्या कर ले, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। if the light moving in a straight line bends by a small but fixed angle, it may be a case of। देखिए, जब भी लाइट अगर किसी मीडियम में जाएगा और बेंड कर जाए तो समझ लीजिए कि रिफ्रैक्शन हुआ है। बेंड होने की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही में होता है, वो है परावर्तन, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन में आपका रिफ्रैक्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी ई नंबर द करेक्ट आंसर इसका। क्योंकि डिस्पर्सन और इंटरफेरेंस ये होगा नहीं। ठीक है, डिस्पर्सन लाइट का यानी सेवन कलर्स में टूटना, और इंटरफेरेंस में पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी जिस लाइट को पास करा सके। राइट, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपका, एज द वेवलेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम वायलेट टू रेड द ल्यूमिनिसिटी। देखिए, वेवलेंथ कह रहा है कि वायलेट टू रेड इंक्रीज कर रहा है, तो याद रखिए वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, रेड का वेवलेंथ इंक्रीज करेगा अगर, तो एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से हमारा इधर से इंक्रीज करते जा रहा है, वायलेट से इंक्रीज करते जा रहा है वेवलेंथ। ठीक है ना, यहां तक पहुंच गया। ठीक, तो यहां इंक्रीज करेगा तो यहां पे जो कलर होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसका मतलब यहां कम होगा, तो इसका मतलब यहां इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, यहां पे चमक जो होगी, शाइनिंग क्या होगा, याद रखिएगा शाइनिंग और वेवलेंथ के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। जहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां शाइनिंग कम होगा, जहां वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां एनर्जी कम होगा, जहां वेवलेंथ ज्यादा होगा वहां फ्रीक्वेंसी कम होगा। लिख लीजिए,
मतलब मैं एक ही कोड में लिख दे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो आप लिखिए, सॉरी वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी क्या हो जाएगा कम, और इंटेंसिटी या लुमिनस कह लीजिए, चमक, चमक भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ये ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो उसकी चमक हो जाएगी क्या सबसे कम, तो आप याद रखिए क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ठीक है। समझ में बात आई कि नहीं है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है कहाँ से, वायलेट से रेड की तरफ, यानी इधर से जा रहा है, इधर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा वेवलेंथ, यहाँ पे होगा। तो जिसका अभी मैंने बताया कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तरंग ज़्यादा होगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी, उसका फ्रीक्वेंसी कम होगी, और उसकी क्या कहते हैं चमक कम होगी, ठीक है। जिसका वेवलेंथ कम उसकी तीनों ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा, चमक भी ज़्यादा, राइट। चलिए देखिए, पता इतना तोड़ तोड़ के इतना क्रोध के कोई बताएगा। अगर आपको लग रहा है रियलिटी में कि मैं आपके प्रति मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी अप्रिशिएट बनता है यार, ऐसा मतलब आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी अगर आप मान लो कि शेयर भी नहीं करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, तो आपसे बड़ा खुदगर्जी कोई हो सकता है भला, बताएं। यानी अगर इसको आप देखे होंगे, अभी तो पेट से यानी जानवर की पालने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि हर कोई चीज़ जानवर को अगर कुछ खिलाओगे तो आपके प्रति वफादारी आ जाता है, ठीक है ना। आपको देखेगा ही सिग्नलेट आ जाएगा। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोगों में भी मानव में ये टेंडेंसी आना चाहिए, जिनसे अगर आपको लाभ मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं, शेयर भी करें। ये मोटिवेशन मिलता है, क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, और अच्छा करने की टेंडेंसी डेवलप, यानी अंदर से मन, जुनून, जोश, जिज्ञासा की और एनर्जी लगा दे, और एनर्जी लगा दे। नो डाउट आप लाइक भी नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर भी मैं अपने तरफ से एनर्जी लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन थोड़ी सी आप अगर एफर्ट लगाओगे तो मुझे और मज़ा आएगा एफर्ट लगाने में, राइट, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, यानी वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी वोल्टेज विभव को कौन सूचित करता है। तो याद रखिए, विभव को हम लोग भी से संकेत करते हैं, सूचित करते हैं, और भी होता हमारा वर्क डन बाय चार्ज, क्या होता वर्क डन बाय चार्ज, ये याद रखिएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता वर्क डन बाय चार्ज, यानी आपका पोटेंशियल कब माना जाएगा जब आप वर्क करोगे, मतलब आपकी क्षमता है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा आपके काम करने की क्षमता, राइट। अगर मैं बात करूं कि हमारे अंदर एनर्जी है, स्टोर एनर्जी है, तो अगर आपके सामने लगातार वे में अगर 6 घंटा मैं बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब एनर्जी है। और यूँ मैं कह दिया कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ और 10 मिनट बोला नहीं कि टेंटे हो गए, तो ये चीज़, ये एनर्जी स्टोर नहीं कहलाएगी। आए बात समझ में। जिस तरह से आपकी बात करोगे इफिशियंसी की, कि आपके अंदर सिटिंग कैपेसिटी है 8 घंटा की, और आप आधा घंटा बैठ रहे हो, उसके बाद क्या हो जा रहा है थक जा रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है। ये सिर्फ बोलने वाली है, व्यवहार में नहीं है, ठीक है। अगर जो बोल रहे हैं आप कि हम 8 घंटा सिटिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो आप 8 घंटा दिखाइए बैठ करके, ठीक है ना। सिर्फ बतौलाबाजी और बोलने पे विश्वास नहीं रखिए, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, ठीक है ना। आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, किसी को दिखाने के लिए वर्क मत करिए। आपसे जितना हो सकेगा बिल्कुल सीरियस, जुनून और जोश के साथ, ठीक है ना, ईमानदारी के साथ। चार्ज बराबर हम लोग जानते हैं, चार्ज बराबर होता है आईटी भी होता है, यानी करंट आप देखे होंगे क्या होता है करंट बराबर, यानी चार्ज को ले जाना पर यूनिट, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम जो होता है वही विद्युत धारा होता है। तो यानी धारा का फॉर्मूला हो गया क्यू बाई टी, ठीक है। जहां से चार्ज बराबर क्यू बराबर क्या हो गया आई टी, तो क्यू की जगह पुट कर दीजिए, वर्क तो वर्क है ही, क्यू की जगह पुट कर दीजिए क्या आई गुने टी। आई क्या है करंट है, टाइम क्या है समय है, तो ये आपका आंसर मिल गया होगा, यानी वर्क बटे करंट गुने टाइम, ये आपका दे देगा विभव पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, बहुत सारे साथी का ये आया था कि केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन, तो आज जो है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का भी है, बायो का भी है, फिजिक्स का भी है, मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री का भी है, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही। चलिए, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिव, यानी एटम्स का न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इसका कारण क्या है, तो एक ही कारण है कि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन जो बाय नेचर कैसा होता है पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन के होने के कारण ये चार्ज कैसा होता है पॉजिटिवली होता है न्यूट्रॉन के पास, ये याद रखिएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ये सी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। द लिस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय यूजिंग 2 ओम 4 ओम 1 ओम एंड 100 ओम इज। याद रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता कम से कम, लिस्ट का मतलब होता कम। तो यानी लिस्ट आपसे पूछे तो इसका मतलब जो भी प्रतिरोध दिया हुआ, दिस द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। यह है प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है ओम, प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है ओम। जब भी आपसे कहे, क्या कहे, जब भी आपसे कहे कि मिनिमम यानी लिस्ट निकालना है, तो आप उसको जो है उसको समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा 1/R, पैरेलल में जोड़ दीजिए। क्या करिए, पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो ये हमारा है R1, मान लीजिए ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ठीक है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो पुट कर दीजिए 1/R इसको क्या, 1/R1 है 2, 1/R2 कितना 4, 1/R3 कितना 1 और 1/R4 कितना है 100। एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो 100 आएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका कितना 25, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब जो ऐड करेंगे तो हमारा 1/R जाएगा 176/100। तो R को पलट दीजिए ऊपर, R इक्विवेलेंट, तो ये 100 ऊपर जाएगा, 176 नीचे, 100 बोलिए 176। इसका मतलब ये घट के कितना आ जाएगा, लेस देन 1 आया। क्या आया, लेस देन 1। तो ये आप याद रखिए, ये आंसर आ जाएगा। यानी आपका आया 176/100, सॉरी 100/176 R इक्विवेलेंट पलट दिए हम, तो ये घट गए, यानी कम जो आएगा कितना आएगा 1 से कम आएगा, लेस देन 1 होगा। तो यही आंसर आपका निकल जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी जब भी आपसे लिस्ट पूछे, मिनिमम पूछे, कम से कम पूछे, जो भी प्रतिरोध दिया हुआ उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा। अधिकतम से अधिकतम पूछे, मैक्सिमम पूछे, तो जो भी प्रतिरोध दिया हो उसको आप क्या है सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा। राइट, चलिए the area under velocity time graph for a particle in a given interval of time represents। देखिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई है कर्व ग्राफ बनाया, राइट, बनाया इस तरह से। तो ये जो हमारा शेडेड बना शेप, इसी का एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा, तो एरिया का फॉर्मूला जानती है। कैसा शेप का दिखा आपको, ट्राइंगल त्रिभुज शेप का दिखा। तो यानी ग्राफ में जैसा शेप दिखेगा उसके एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल, या आपको दिखा किसका, मान ली रेक्टेंगल दिखा, जिसका भी दिखेगा एरिया का फॉर्मूला होता ही है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये याद रखेगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर इसको लेंथ मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो ब्रेथ लिख लीजिए, एरिया बराबर लेंथ हमारा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी, और ब्रेथ क्या है, ये चौड़ाई, ये वाला ये है हमारा टाइम। y वाला अगर हमारा इस वेलोसिटी है तो हमारा x वाला क्या है, टाइम है। तो पुट कर दीजिए, यूनिट से पकड़िएगा कि क्या देगा। देखिए एरिया का यूनिट किस में आता है, मीटर स्क्वायर में या मीटर कुछ भी आता है। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कट के क्या हो गया बताइए, m, यानी m जो है मीटर किसका यूनिट होता है, तो आपका वेलोसिटी का संबंध है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, विस्थापन देगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आए बात समझ में। यानी एक भी चीज रटना नहीं है, ईमानदारी से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन आप अपना समय को बचाइए। आलतू फालतू चैनल को मत देखिए, जो आपके लिए कारगर है, हितकारी है, उसी चैनल को देखिए। बाकी देखने के लिए टाइम तो बहुत है, जो मर्जी है देखिए। बर्निंग ऑफ लाइम टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कह रहा है क्या, आप लाइम को जलाते हो तो देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले लाइम जानिए क्या होता है, लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लाइम कह लीजिए, मार्बल कह लीजिए, ग्रेनाइट कह लीजिए, ठीक है, सबका एक ही फॉर्मूला होता है। लाइम का फॉर्मूला होता है CaCO3। ये इसको जलाइएगा, हीट दीजिएगा, तो कह रहा है बन रहा है हमारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए आपका रिएक्शन में एक एग्जाम्पल होता है, क्या होता है कि जब एक चीज टूट कर 2 या 2 से चीज अधिक चीज देगा तो उसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप देखिए हमारा ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, और ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है, 2 बना। तेरी जब रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस हो
और टूट करके दो या दो से अधिक चीज दे, उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए, a solution reacts with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky, the solution contains। अब देखिए लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाएगा, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो आप याद रखिए, आपने जो अंडा देखा है, अंडा का जो कवर होता है, उस कवर में जो कवर का फॉर्मूला क्या होता है पता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब लाइम होता है, ये याद रखिएगा, CaCO3 पाया जाता है। ये जब HCl से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? HCl से, तो ये बना लेगा हमारा, क्या बनाएगा बताइए? CaCl2। तो यहाँ पे हमारा 2 से बैलेंस हो जाएगा, और प्लस क्या बनाएगा बोलिए? प्लस CO2 प्लस क्या बनाएगा? अब प्लस H2O। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। देखिए तोड़ने, सबसे पहले तोड़िए, यहाँ पे अगर हम लिख दें CaO प्लस CO2, किसी को कोई आपत्ति नहीं, प्लस यहाँ HCl है हमारा, तोड़ दिया, ये H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, तो H प्लस, तो 2 गो H है यहाँ पे, और 2 Cl माइनस। ठीक है, अब याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है न्यूट्रल, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? न्यूट्रल है। ये हमारा यहाँ पे देखिए कैल्शियम टूटेगा +2 में, और ऑक्साइड टूटेगा -2 में, इसका प्लस इसका माइनस से मिल जाएगा, तब के बना क्या लेगा? CaCl2, राइट। चलिए, और इसका माइनस इसका प्लस से मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा बताइए? H2O। और ये हमारा न्यूट्रल किसी से नहीं मिलेगा, ये बना हमारा CO2, ये याद रखिएगा। तो क्या बना हमारा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? हाँ, एसिड पूछ रहा है। कौन सा एसिड है हमारा? HCl है। क्या है? HCl। यानी याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बेस है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बेस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और HCl हमारा क्या है? एसिड है। जब कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है, तो साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये नोट करके लिख भी लीजिएगा कि जब कार्बोनेट मेटल मतलब यहाँ आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट तो है ही, इसके साथ लगा हुआ मेटल Ca, यानी मेटल कार्बोनेट जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो आपको अगर पता होता ये कंसेप्ट तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको डायरेक्ट आंसर किया जा सकता था, क्योंकि ये दोनों हमारा एसिड नहीं है, और एसिड बनाने कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको एसिड से रिएक्शन कराएंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ये हमारा जो थ्योरी माइंड में रहना चाहिए। तो एकलौता आंसर क्या हो जाएगा हमारा? HCl इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ में बात आई या नहीं आई? तो इसको देख लीजिए आप, कैसे लिखे हम, तोड़ कर मरोड़ कर, इसको देख लीजिए, माइंड में रखिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हम लोग। बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू यील्ड। क्या रहा? क्या बेंजीन जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ लाइट में, यानी एक्सेस मात्रा ऑफ क्लोरीन है। क्या है? ज्यादा मात्रा में क्लोरीन। तो बेंजीन का सबसे पहले, दिस द सिंबल ऑफ, यानी सिंबल क्या कहेंगे, ये फार्मूला ऑफ बेंजीन है, जिसको आप कहते हैं C6H6। क्या कहते हैं? C6H6। ये रिएक्शन कर रहा किसके? क्लोरीन के प्रेजेंस में। Cl2 एक्सेस मात्रा में है, लगा देते हैं हम लोग सनलाइट प्रेजेंस, सूरज के प्रेजेंस में। तो आप याद रखिएगा कि जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां कार्बन है। इसको थोड़ा स्मार्ट बोर्ड का थोड़ी सी डिमेरिट तो है कि मिटेगा तो पूरे मिटेगा। ठीक है, ये है, यहां जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन है, याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन जब भी बनाता है कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां देखिए तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बन बना रहा है, ये 2 और एक इधर से 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, राइट। तभी जाकर के 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन दिख गया आपको। क्या होता है जब सनलाइट के जो है क्लोरीन जब रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये हमारा जो है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है। क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड पे अटैक हो जाता है, और इस तरह से बन जाता है हमारा। तो पहले से तो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ Cl जुड़ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा? Cl जुड़ जाएगा, पहले से ऑलरेडी हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? Cl जुड़ जाएगा, पहले से ऑलरेडी हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या होगा? Cl जुड़ जाएगा, पहले से ऑलरेडी हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या होगा? Cl जुड़ जाएगा, पहले से ऑलरेडी हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या होगा? Cl जुड़ जाएगा, पहले से हाइड्रोजन। अब बताइए क्लोरीन कितना हो गया? 6 क्लोरीन हो गया। तो हमारा 6 क्लोरीन को कहते हैं, क्या कहते हैं? हेक्सा, बोलिए
कार्बन तो 6 ही है, हमारा हेक्सा क्लोराइड आ गया इसमें, 6 कार्बन क्लोरीन को हम लोग कहेंगे, 6 को कहते हैं हम लोग हेक्सा क्लोराइड, ये बन जाएगा हमारा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी सी नंबर द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, देखिए सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, सोडियम कार्बोनेट बने हमारे, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, इसी से पता चल जाएगा हमारा Na2CO3। देखिए कार्बोनेट वाला हमारा है, इसका मतलब हमारा एसिड वैसा तलाश करना है, क्योंकि बेस में कार्बोनेट नहीं आएगा, एसिड वैसा तलाश करना है, एसिड वैसा तलाश करना है जिसमें हमारा कार्बोनेट होगा। तो आपको मिनरल एसिड पता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब एसिड को बेस से रिएक्ट करा दीजिएगा, सोडियम का NaOH, इसका मतलब हमारा जो सोडियम लाना है तो यहाँ हम कैसे रिएक्ट करा देंगे, NaOH से। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बनाएगा हमारा, क्या बना लेगा बताइए, Na2CO3, और प्लस क्या जो भी बनाएगा हमारा H2O बनाएगा, H2O बना लेगा। तो ये हमारा Na2CO3, इसको अब बताइए, ये जो हमारा है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड जो होता है हमारा वीक एसिड होता है, क्या होता है वीक एसिड होता है, और ये NaOH कास्टिक सोडा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनरल एसिड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द करेक्ट आंसर, यानी सी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन, मैं आपकी बात को कितना मानता हूं, आपने कमेंट कहा कि सर केमिस्ट्री करा दीजिए, मैं केमिस्ट्री का प्रश्न लेकर के आ गया, ठीक। और मैं तब से कह रहा हूं कि आप चैनल को शेयर करिए, और आप नहीं कर रहे हो। सिर्फ वफादारी हम ही निभाएं, ये भी तो मुनासिब नहीं। 2 कदम आप बढ़ो, 2 कदम हम बढ़े, मिल के ये कारवां बढ़े, ठीक है। तो पता चलेगा मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, राइट। बात समझ में आई, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो देखिए छोटी छोटी एफर्ट एक बड़ा अंपायर खड़ा कर सकता है। किसी व्यक्ति को अगर कहेंगे कि बड़ी बिल्डिंग बनाना है, तो आपको बड़ी बिल्डिंग बना करके डायरेक्ट नहीं देगा, उसमें ईंट जुटेगा, छोटा सा ईंट, उसमें गिट्टी आएगा, उसमें बालू का मात्रा भी आएगा, वो सब आपस में कलेक्ट कर करके एक बड़ा मीनार को खड़ा करेगा। तो यही बात है, कोई व्यक्ति अपने आप से में परिपूर्ण नहीं है, हर किसी का सहयोग की ज़रूरत होती है, और हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमें ज़रूरत है, हम नहीं भी ज़रूरत है लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ, राइट। मैं आपके लिए ज़रूरत नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे लिए ज़रूरत हो, ये मैं मानता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और करें भी और चैनल को शेयर भी करें, ज्ञानगर यूट्यूब चैनल याद रहे, ठीक है। वाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली थ्रू अ कोवैलेंट बॉन्डिंग। याद रखिएगा कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्डिंग हमेशा इसलिए बनाता है क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, और कार्बन जो होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कोवैलेंट, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बाह्य कक्ष में, वो चाहता है ऑक्टेट पूरा करना। क्या करना, आपके पास 4 रुपया है, 4 रुपया किसी को शेयर में लगा दीजिएगा, इसका मतलब 4 उधर से भी लगेगा। अब आपके पास जो पावर आएगा 8 रुपीज़ का आएगा। तो कार्बन जो है ऑक्टेट बनना चाहता है, ऑक्टेट बन के क्या करेगा, ऑक्टेट बन करके स्टेबल होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, इसीलिए कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। इसलिए कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड की नेचर ही होती है, टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाए, इट शेयर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट यानी हर एलिमेंट चाहता है या तो वो ऑक्टेट पूरा करे या वो डुप्लेट पूरा करे। डुप्लेट एक ही है, वो है हीलियम। कौन है, हीलियम, जो डुप्लेट पूरा किया है, बाकी जो भी चाहता है ऑक्टेट पूरा ही करना चाहता है। तो आंसर हो गया इसका। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो जो डिस्प्लेस करेगा उसी रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, हाईली रिएक्टिव है, यहाँ पे H2O हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा NaOH प्लस H2। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब कोई हायर पावरफुल लोअर पावरफुल को, मतलब हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कराएगा, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है। कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कैन बी अप्लाइड ऑन, तो ये याद रखिएगा कि
पोटेशियम साल्ट और सोडियम साल्ट के लिए अप्लाई होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट के लिए है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जेलिक एसिड अटैच हो। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि हमारा जो कार्बन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा। और सबसे अहम बात और इंपॉर्टेंट बात, ये जो होगा अल्केन फैमिली का होगा। कैसा होगा? अल्केन फैमिली का होगा। देखिए बहुत यूनिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, रटिएगा नहीं एग्जाम में अगर आ गया। यानी पोटेशियम और सोडियम साल्ट के लिए अप्लीकेबल है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। किस ग्रुप में? अल्केन ग्रुप में, मतलब डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा और कार्बोक्सिलिक से एसिड से अटैच होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन होंगे हमारा नंबर ऑफ कार्बन इवन होगा और नहीं होगा, मतलब सम संख्या होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपको दिख रहा होगा, सोडियम साल्ट ये हो गया और ये पोटेशियम साल्ट हो गया। इसका मतलब आपका जो है क्या हो गया? ए और बी दोनों इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए। इवन ग्रुप से ये आपका नहीं होगा, ये सी नहीं होगा क्योंकि ये अल्कीन ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म बाय मल्पीजियन ट्यूबुल्स इन कॉकरोच? याद रखिएगा, एक्सक्रीशन उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है ना, मल्पीजियन ट्यूबुल्स, राइट। चलिए, और इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा ऑर्गन के कारण वो एक्सक्रीट करता है? इसका कमेंट करके आंसर करिएगा। द कलरलेस स्पीसीज इज, यानी कलरलेस स्पीसीज याद रखिएगा कि जब कॉन्फ़िगरेशन करिएगा आप और डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन आ गया या डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कंपाउंड हमारा कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो हमारा इसका जो है डी में कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है। इसमें जो है हमारा डी में 0 इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है? 3D 0 आता है, यानी किसका? वेनेडियम का। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। यहां पे वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा कितना? 5 +5 होता है। कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े होंगे, आर्गन तक 18 होता है, 4s2 3d3। अब हमारे पास जो है किसका? वेनेडियम का +5 है, तो 3 इसमें से निकल जाएगा, 2 इसमें से निकल जाएगा। इसका मतलब आर्गन कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा आर्गन हो गया वेनेडियम और 4s0 3d0, इसका मतलब ये हमारा कलरलेस हो गया। याद रखिएगा ये कलरलेस है। ठीक है, यानी डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन और इसमें डी में +1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो कलर होता है आपका ब्लू कलर होता है। ठीक है, और ये रेडिश ब्राउन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी डी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए 1 से लेकर 9 तक वो कंपाउंड कलर होगा। अगर डी में 0 आ रहा है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हमारा कलर क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। A drop of liquid sample was put on the pH paper. It was absorbed that the color of the pH paper turns blue. The liquid sample is, यानी आपका कह रहा है कि एक ड्रॉप लिक्विड सैंपल हम लोग डालते हैं तो pH पेपर हमारा it was absorbed that the color the pH paper turns the blue. यानी अब क्या, तो उसमें क्या हो जाएगा बताइए? ब्लू हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बोले बिल्कुल आपने सही कहा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, इसके बेस हो जाएगा आपका। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। Na2CO3 × 10H2O इज नॉन एज, इसको कहते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। विच मेटल इज अ पार्ट ऑफ जर्मेनियम सिल्वर? जर्मन सिल्वर में सबसे ज्यादा पाया जाता है कॉपर, उसके बाद कौन? 60% कॉपर होता है, उसके बाद जिंक होता है, उसके बाद निकल होता है। ठीक है, 20% होता है, 20% इसका मतलब सब पाया जाता है जर्मन सिल्वर में, आपका मोर देन 1। ठीक है, इन अ केमिस्ट्री पीके स्टैंड्स फॉर, तो याद रखिएगा पीके को कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या रखिएगा? पीके की याद रखिएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है क्या ऑप्शन में? हाँ, बी नंबर में आपका है, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ठीक है।
विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में जो एसिड पाया जाता है उस एसिड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन आप याद रखिएगा साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, तो आपका साइट्रिक भी ऑप्शन है, ऑक्जेलिक भी है और ऑप्शन मोर देन वन भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मोर देन वन यानी साइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ए एंड बी बोथ। 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml। वहीं पे अगर कह रहा है कि 10 ml को NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml चाहिए, तो हमारा 20 NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml चाहिए, तो आप अंडरस्टूड होंगे। यानी 10 के लिए 8 है, तो 20 के लिए कितना हो जाएगा? 16। ऑटोमेटिक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा, ई नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? द यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम अकर्स, द यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम जो होता है ये जस्ट इनसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम में पाया जाता है, यानी वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और वैस्कुलर कम जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपलेक्स टिश्यू ये प्लांट्स का पार्ट्स है, यानी जाइलम और फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट्स है, मतलब जटिल ऊतक का पार्ट है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। आई होप कि ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तो एंजॉय कीजिए। दिस सेशन के साथ हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, जब तक आप बने रहें, और अच्छा लग रहा हो तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, भी लोगों से कराए भी। थैंक यू सो मच।